नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें दो ऑसिलेटिंग फील्ड होते हैं, एक ऑसिलेटिंग फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड ऑसिलेटिंग फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर कुछ एनर्जी कंटेंट को रखते हैं, और दोनों की एनर्जी कंटेंट को अगर सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टोटल एनर्जी हमें मिल जाता है, ठीक है। पॉइंट समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, जैसे हमने माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में चल रहा है, कुछ इस तरीके से। और ये जो फील्ड है ये ऑसिलेटिंग फील्ड है, और जो वेव प्रोपगेट हो रही है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है विद स्पीड सी, अगर वैक्यूम को हम कंसीडर करें, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया था। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को कैरी करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी हम ये केवल पॉइंट ध्यान रखें, इसको हम न्यूमेरिकली प्रूव भी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों का एनर्जी कंपोनेंट जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड भी कैरी करेगा। ध्यान रखें, इसको हम न्यूमेरिकली भी अभी प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी produced from capacitor and magnetic energy is produced from inductor, because inductor magnetic form में एनर्जी को स्टोर करता है। हमने इसी के अंदर पढ़ा है एलसी ऑसिलेटर, और हमने देखा था कि जो एनर्जी है वो ऑसिलेट हो रही है फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, इंडक्टर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर। तो जो एलसी ऑसिलेटर है उसी से ईएम वेव जनरेट की जाती है। एलसी ऑसिलेटर के पास हम रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं, यानी पावर लॉस बनेगा जीरो। एनर्जी ऑसिलेट होती है किस किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो जो कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। फिर हमने समझा था कि एक बार सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास चली जाती है, फिर सारी एनर्जी किसके पास आ जाती है, इंडक्टर के पास आ जाती है। तो और जो फील्ड बना वो दोनों फील्ड कैसे आए, वेरिएबल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेरिएबल है बिकॉज ये टाइम और पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है। फिर आपने फैराडे लॉ में पढ़ा था कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है यही दोनों एक दूसरे को जनरेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वही एनर्जी कंटेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी कंपोनेंट होता है वो सेम होता है। ठीक बात। नेक्स्ट, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कितनी है। फिर आपने एक टर्म पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट किया, हमने इसको रिप्रेजेंट किया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से। इसमें कोई डाउट, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। क्लियर। अब ई का एक्सप्रेशन क्या है, ई का एक्सप्रेशन है जो आपने कंसीडर किया था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन है। तो E ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो टाइम और पोजीशन के साथ में आ रही है। तो E के प्लेस पर अगर हम ये पुट करें वैल्यू तो आपको आंसर मिलेगा। यानी अगर आपसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस एनर्जी तो यही आपकी इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी है। ठीक बात। तो इसी को आप आगे लिख सकते हैं, वैल्यू बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट और E के प्लेस पर आपने पुट किया E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और हमें यहाँ पे दिख रहा है होल स्क्वायर भी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई नोट स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ठीक बात। तो ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जिसको मैंने यूई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। और डेफिनेशन क्या था,
एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो ये फॉर्मेट आपको मिल गया, ठीक बात। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इसमें आपने ई की वैल्यू को पुट किया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चल रहा है, तो आपको यू ई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कितना है। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कितना है, यानी ये जो टर्म है इसका हमें क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा, ठीक है। और एवरेज लेना हमने अल्टरनेटिंग करंट एसी में सीखा है, हाफ कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर ये सब वैल्यू तो है कांस्टेंट, ये आपने एज इट इज लिख दिया। और साइन स्क्वायर फंक्शन में दिया है, तो साइन स्क्वायर का एवरेज कितना बनता है, साइन स्क्वायर का एवरेज बनता है 1/2। कितना बनता है, 1/2। तो सॉल्व करते हैं, तो एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कितना मिला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में हमारे काम में आएगा। इसको आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात समझ में आई कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी लिया, बेसिक फॉर्मेट है, ई का इक्वेशन पुट किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या सॉल्व किया, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, वैल्यू आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, जहां पे ई नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने मैग्नेटिक फॉर्म में भी पढ़ा है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और ये हमने कैलकुलेट किया है EMI में, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है UB से, और वैल्यू लिखा था B²/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 3। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम बात करते हैं, तो B का इक्वेशन आपने कंसीडर किया है B0 साइन KX माइनस ओमेगा टी, इसमें कोई रहो तो वैल्यू पुट करें, तो UB कितना मिला, UB रहा B0 स्क्वायर साइन स्क्वायर KX माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। ये वैल्यू आपको UB का मिल गया, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो अगेन यानी आपको एनर्जी डेंसिटी UB का एवरेज कैलकुलेट करना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट आ ही जाएगा, और साइन स्क्वायर का एवरेज कितना 1/2। ध्यान दें B0 स्क्वायर कांस्टेंट, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये साइन स्क्वायर का एवरेज मिला है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का एवरेज मिला, तो यहां से हमें रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा कि एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एवरेज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू B0 स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर पॉइंट। तो आपने पहले कैलकुलेट किया एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। सेकंड आपने कैलकुलेट किया एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी कौन स्टोर करता है, वो इंडक्टर स्टोर करेगा। ठीक है, तो इंडक्टर के लिए आपने फॉर्मूला डिराइव किया था EMI के अंदर B² /2 μ0, उसी को कंसीडर करते हुए आप इस रिजल्ट पे
पहुंच गए। क्लियर बात, कोई डाउट? ठीक है, तो ये दोनों आई आपके एवरेज वैल्यूज। नेक्स्ट, अगर आपको बोला गया कि UE और UB में क्या रिलेशन है, हम एवरेज वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात करें कि दोनों की जो एनर्जी डेंसिटीज है दोनों को हम किस तरीके से रिलेट करें, क्योंकि जो रिलेशन UE और UB के बीच में रहेगा वही एवरेज ऑफ UE और एवरेज ऑफ UB के बीच में भी रहेगा, क्योंकि फंक्शन तो सेम आ रहा है ना, दोनों में 1/2 कंपोनेंट ही ज्यादा हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दें। UE क्या लिखा है? UE हमने पुट किया है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्लियर? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें पता है कि जो E का वैल्यू है वो हम B मल्टीप्लाई बाई C लिख सकते हैं। ठीक है, तो E की जगह पे आपने B मल्टीप्लाई बाई C पुट कर दिया, तो UE हमें कितना मिलेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ये B स्क्वायर C स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ठीक है। सेकेंड रिलेशन आपको ये भी पता है कि स्पीड ऑफ लाइट को लिखा जा सकता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, यानी C के प्लेस पर हम पुट, C स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी रिजल्ट को आपने आगे कंटिन्यू किया, वैल्यू ऑफ UE हाफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर और C स्क्वायर के प्लेस पर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट और UE का वैल्यू कितना आ गया? UE का वैल्यू आया B स्क्वायर बाई 2μ0, और B स्क्वायर बाई 2μ0 किसको रिप्रेजेंट करता है? B स्क्वायर बाई 2μ0 रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी कंपोनेंट इक्वल होता है, और यही पॉइंट आपने पढ़ा भी है, इसको हमने देखा था कि इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो दोनों का जो एनर्जी कंपोनेंट आ रहा है वो हमें सिमिलर ही मिल रहा है। देखो UE और UB दोनों इक्वल हैं। कौन से रिलेशन आपने यूज करे? हमने रिलेशन यूज किया कि E इज इक्वल टू BC एंड स्पीड ऑफ लाइट हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट, हमसे पूछा गया टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना, ये वेव का टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना। तो आपने टोटल एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट किया U से, और वो वैल्यू आना चाहिए UE प्लस UB के इक्वल। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना है और मैग्नेटिक एनर्जी कितना है, दोनों का सम U टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगा। बिकॉज जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, कुछ पार्ट गया इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, कुछ पार्ट गया मैग्नेटिक फील्ड के पास। तो जो टोटल एनर्जी अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होगी तो दोनों एनर्जी को अगर जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी बन जाएगी। ठीक बात। अब इन दोनों का क्या ले लिया जाए? सम ले लिया जाए। ध्यान दें, वैल्यू आपने क्या लिख सकते हैं? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 2μ0। ये इसका पहला फॉर्मेट बनता है। और कैसे लिख सकते हैं? एज वी नो UE इज इक्वल टू UB, दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो इसी एक्सप्रेशन को और क्या लिखा जा सकता है? कैपिटल U इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ UE। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बनेगा। ये इसका सेकंड फॉर्मेट है। तो अगर आपने UB को UE की टर्म में लिखा तो हम UE को UB की टर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन से आप ये भी लिख सकते हैं, और U इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ UB, बिकॉज UE और UB दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक बात। तो वैल्यू कितना मिलेगा? B स्क्वायर बाय μ0। ये थर्ड फॉर्मेट। तो टोटल एनर्जी के आपको अभी तक तीन फॉर्मेट मिले हैं। पहला, या तो दोनों को आप जोड़ दें, ये फर्स्ट फॉर्मेट बन जाएगा कि दोनों को आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया। सेकेंड, अगर आपको केवल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पता है तो आप इसको ट्वाइस ऑफ UE यानी एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें केवल मैग्नेटिक कंपोनेंट पता है तो B स्क्वायर बाय μ0 से भी टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैलकुलेट किया जा सकता है।
ये बात समझ आई? इसमें कोई डाउट नहीं। अब अगर आपसे पूछा गया कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना? ठीक है, तो पहले हम ये बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जिसको आपने रिप्रेजेंट किया U से, इसका वैल्यू बनता है एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और B स्क्वायर बाय म्यू नॉट, जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज लेना है। और अगर एवरेज लेना है तो हमें पहले से पता है कि जो E का इक्वेशन है वो आप पुट कर सकते हैं E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जो B का इक्वेशन है वो आप पुट कर सकते हैं B नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों रिलेशन करेक्ट है। तो किसी भी रिलेशन को अगर मैं कंटिन्यू करूं, मान लो मैं E वाला रिलेशन कंटिन्यू करता हूं, तो इक्वेशन मुझे एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर लेनी पड़ेगी। तो U का वैल्यू क्या बना? एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका क्या चाहिए? टोटल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज चाहिए। तो कांस्टेंट कौन है? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, E नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का एवरेज बनेगा 1/2। ठीक बात। सिमिलरली मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में हमें कैलकुलेट करना है, तो U कितना मिलेगा? U रहेगा B नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाय म्यू नॉट। अब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वैल्यू रहेगा B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट, और साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2। तो रिजल्ट क्या मिला? B नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। तो आपके पास कुछ फॉर्मूलेज मिले हैं जिनको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछा गया कि टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी तो आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर B नॉट स्क्वायर है, दिस इक्वेशन, क्योंकि ये सब इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल्स में ही काम में आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये तो आपको मिला है टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर पूछा गया तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने लिख लिया। आई बात समझ? कोई डाउट? फॉर्मूलेज ही हैं, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्या बना था फॉर्मूला? 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखें, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। सेकेंड, फिर आपने कैलकुलेट किया है एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक, वैल्यू क्या रखा? 1/4 B नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक बात, दोनों में कंपोनेंट 1/4 का है। थर्ड, आपने कैलकुलेट किया एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें पता है कि इन दोनों का सम आना चाहिए और आ भी रहा है। आपने कैलकुलेट किया तो वैल्यू क्या मिल रहा है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर और B नॉट स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, क्योंकि अगर दोनों के एवरेज को आप सम कर दोगे तो फाइनल का एवरेज मिलना चाहिए। तो ये आपका कंपोनेंट कौन सा है? फर्स्ट कंपोनेंट आपका है एवरेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? एवरेज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। थर्ड कंपोनेंट क्या है? टोटल एनर्जी जो है उसका एवरेज।
यही फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। ठीक बात, देखिए इक्वेशन दिया गया E इज इक्वल टू 200 साइन 4 इंटू 10 पावर माइनस 5t माइनस 2000x न्यूटन पर कूलम। फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड सेकेंड आपसे पूछा गया एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट जो पॉइंट आपके पास है वो टोटल एनर्जी का एवरेज पूछा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी पूछी है। सेकेंड क्वेश्चन में एवरेज पूछा है किसका, करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा U एवरेज कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। इक्वेशन को कंपेयर करो बेसिक इक्वेशन से, तो E नॉट कितना मिलेगा, E नॉट रहेगा 200, पुट कर दें वैल्यू, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट 200 स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक, वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 4 इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाई 2 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कंटिन्यू किया, देखो 4 इंटू कैंसिल आउट, तो 8.8 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 17.6 या 17.7 ये हमें आंसर मिला। मल्टीप्लाई बाई 10 पावर्स कितनी, -12 एंड +4 तो -8। और हम बात करें एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आंसर हमें मिला है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड क्या सॉल्व करना है, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी एनर्जी रहेगी, यानी हमें कैलकुलेट करना है यूवी। पॉइंट समझना, टोटल एनर्जी की हाफ ऐसा भी बोला जा सकता है, बिकॉज एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है, यानी जो टोटल एनर्जी है उसका हाफ। हम टोटल एनर्जी सोल्व कर चुके हैं 17.7, तो उसका हाफ करके भी सोल्व किया जा सकता है। अदरवाइज बेसिक इक्वेशन अगर हम पुट करें तो उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय E नॉट आपको दिया है 200, तो 200 इंटू 200 वैल्यू क्या बनेगा, 4 इंटू 10 पावर 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का एवरेज हमें कितना मिला, 4 कैंसिल आउट, वैल्यू रहा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 8 यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जो फॉर्मूलेज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। तीनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट, और रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन E इज इक्वल टू BC, ये भी हम ध्यान रखें। सेकेंड कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी कंपोनेंट के इक्वल होता है। ये इक्वेशन आपकी यूजफुल रहेगा एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने में। और सेकेंड इको रिलेशन वैल्यू ऑफ C विच इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारे रिलेशन यूजफुल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और इक्वेशन को एक फॉर्मेट से सेकेंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक बात? एंड आंसर दिस वन, नोट करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कितनी है। तो डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम एक सरफेस कंसीडर करें, ठीक है, इसका एरिया हो गया A और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो यूनिट टाइम में पर्टिकुलर एरिया से, यानी यूनिट एरिया से जो
एनर्जी पास होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। मेन पॉइंट क्या है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब मान लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से जा रही है तो बोर्ड इसके परपेंडिकुलर हुआ है, तो बोर्ड का एरिया हमने ए कंसीडर किया और पर यूनिट टाइम में इस बोर्ड पे कितनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जा रही है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी पर्टिकुलर एरिया से पर सेकेंड कितनी एनर्जी पास हो रही है, इसको क्या बोला जाएगा? इंटेंसिटी बोला जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बेसिक फॉर्मेट बनता है I इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई ए इंटू टी, जहाँ पर ए रिप्रेजेंट करता है एरिया को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को एंड यू रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी को। यू किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। ठीक बात। अब हमें पता है कि एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम बनता क्या है? पावर। ठीक है ना? तो यूनिट क्या बनेगा इसका? जूल पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का जो यूनिट रहता है, यूनिट बनता है जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक बात। तो इंटेंसिटी का यूनिट आ गया जूल पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम इस बात का ध्यान रखें कि ये जो U है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आप इसको UT भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट हमें भी देखना चाहें कि अगर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम इसको डिराइव करना चाहें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। तो हमने एक इमेजिनरी क्यूब कंसीडर किया है। इमेजिनरी क्यूब का एरिया है, सरफेस एरिया बनेगा, साइड एरिया बनेगा, फेज एरिया ए है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स T इज इक्वल टू 0 पर इस सरफेस पर एंटर कर रहा है, इस सरफेस पर एंटर कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा गया कि एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो एनर्जी डेंसिटी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी डेंसिटी यानी आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको U डिवाइड बाई V से। ठीक है। और U डिवाइड बाई V वैल्यू कितना बनेगा? एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर बाई 2। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है जो इस सरफेस पर एंटर कर रही है। ठीक है। अब हमने ये कंसीडर किया कि मान लो T इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर कर रहा है एंड एट T इज इक्वल टू टाइम T ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिट कर गया। क्या कर गया? एग्जिट कर गया। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है? क्या हम ये बता सकते हैं क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है? देखो ध्यान से समझना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो T टाइम में एग्जिट कर गया, T टाइम में एग्जिट कर गया। तो क्या आप इस क्यूब का वॉल्यूम बता सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है? क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है इन टाइम T, तो वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर ही मिलेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एनर्जी inside the cube in time t। t टाइम में क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी आ गई, यानी जो एनर्जी आपको मिलेगा टोटल एनर्जी, वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टोटल एनर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके, और यहाँ वॉल्यूम किसका आना चाहिए? क्यूब का आना चाहिए। ठीक बात, ध्यान दें। तो वैल्यू रहेगा एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर बाई 2, ये तो आ गया आपका U बाई V। अब वॉल्यूम कितना? क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का आपको फेज एरिया तो दिया हुआ है A और इसका लेंथ हमें दिया हुआ नहीं है, इसका लेंथ तो अननोन है। ठीक है। तो A इंटू एल यहाँ पर आना चाहिए। पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
वो वैक्यूम में ट्रेवल करता है विद स्पीड ऑफ लाइट। अब इसी को बेस बनाते हुए आप इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक जाने में कितना टाइम लगा? इसको टाइम लगा t। कितनी स्पीड से चल रहा है? c से। तो क्या l यानी लेंथ हम c मल्टीप्लाई बाय t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। तो l के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? c इंटू टी पुट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी कंपोनेंट हमें कितना मिला? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 ACT। ये टोटल एनर्जी इनसाइड द क्यूब हमें मिल गई। एनर्जी इनसाइड द क्यूब इन टाइम t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बनता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नाउ इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करें तो इंटेंसिटी टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और टोटल एनर्जी हमने सॉल्व कितना किया? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 ACT, ये तो टोटल एनर्जी, डिवाइड बाय 80। तो 80 और 80 कैंसिल आउट और इंटेंसिटी कितना मिला? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय c। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू बी सी अप्लाई कर दो, या सिंपल रिलेशन कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर को हम बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मेट बनता है बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय सी। ये भी इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। ये आ गया आपके पास फोर्थ इक्वेशन। तो जैसा आपको डेटा दिया जाए न्यूमेरिकल में, उसी डेटा के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक बात? नेक्स्ट देखिए, हमें न्यूमेरिकल गिवन है E इज इक्वल टू 10 cos 2 इंटू 10 पावर 7 y माइनस 6 इंटू 10 पावर 15 t न्यूटन पर कूलम। फाइंड एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इक्वेशन जो गिवन है वो आपको ई की टर्म में गिवन है, तो इक्वेशन इंटेंसिटी का भी आप ई की टर्म वाला ही लिखेंगे। इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी से। ठीक है, इसमें ओमेगा कंपोनेंट के कंपोनेंट का कोई यूज नहीं आता है। क्लियर? वैल्यूज पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 ई नॉट यानी 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाय 2। क्लियर? सो 8.8 बाय 2 क्या लिख सकते हैं? वैल्यू बनेगा 4.42 इंटू 3 10 की पावर्स माइनस 12 प्लस 2 प्लस 8, तो 2 और 8 10 माइनस 12 इंटू 10 पावर माइनस 2। कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 3 12 और अगेन 4 इंटू 3 12, तो 13.2 के अप्रोक्स हमें आंसर मिलेगा। 13.2 इंटू 10 पावर माइनस 12, या लिखा जा सकता है 0.13 और इंटेंसिटी का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता तो फॉर्मेट क्या यूज करते? मैग्नेटिक फील्ड की अगर इक्वेशन गिवन होती तो फॉर्मूला यूज हो जाता बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी। ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बस फॉर्मूला क्लियरली अप्लाई करना है, सही से अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है पावर। पावर कैसे सॉल्व करें? देखो इंटेंसिटी अभी आपने कैलकुलेट क्या इंटेंसिटी आपने लिखा था U बाई 80 यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन एनर्जी पर यूनिट टाइम तो रिप्रेजेंट करता है पावर को, तो I इज इक्वल टू P बाई A यानी पावर कैलकुलेट किया जा सकता है इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया से। किससे सॉल्व कर सकते हैं? इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया से। और अगर हम बात करते हैं यूनिट की,
यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट ऑफ पावर बनता है वॉट। कैसे? जैसे इंटेंसिटी क्या लिखते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी के लिए वॉट पर मीटर स्क्वायर और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो पावर का यूनिट बना वॉट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं W से। क्लियर? कोई डाउट? नोट करें। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, और पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया से। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट सोर्स कंसीडर किया P, इसकी पावर भी आपने P कंसीडर कर ली, और एक हमने सोर्स कंसीडर किया। अब आपसे पूछा गया कि इससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितना, सोर्स से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितना। जैसे अगर मैं मानूं कि एक बल्ब है, तो बल्ब की जो लाइट जाती है वो ओमनी डायरेक्शनल जाती है, मतलब सभी डायरेक्शंस के अंदर जाती है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। ठीक बात। तो अगर इससे r डिस्टेंस पर आपसे पूछा गया, तो r डिस्टेंस तो इस पर एक स्फीयर बनना चाहिए, क्योंकि बल्ब की जो लाइट जाती है वो ओमनी डायरेक्शनल जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, जो इस सोर्स से कितनी सेपरेशन पर है, r सेपरेशन पर है। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि एक यूनिट एरिया है, इसका एरिया आपने कितना कंसीडर किया, 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया है। अब इस यूनिट एरिया पे इंटेंसिटी कितनी है, इस यूनिट एरिया पे इंटेंसिटी कितनी, ये हमें कैलकुलेट करना है। यानी आई का वैल्यू आप सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे सॉल्व करें? ध्यान देना, पॉइंट ये है कि जो पॉइंट सोर्स है, आपका जो बल्ब है पॉइंट सोर्स है, तो उसकी जो लाइट जा रही है वो ओमनी डायरेक्शन जा रही है, यानी सभी डायरेक्शन में वो सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर हम सोर्स से सब जगह पर r डिस्टेंस पर है, तो जो पावर यानी जो लाइट आपको मिलेगा वो इक्वल अमाउंट का ही मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly on sphere of radius r, यानी ये जो रेडियस r का आपने इमेजिनरी स्फीयर बनाया है, इसके सभी पॉइंट पर जो पावर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी सोल्व किया जाता है पावर पर यूनिट एरिया से। तो बल्ब जो सोर्स आपने कंसीडर किया उसकी पावर कितनी है, पावर हमने कंसीडर किया P, और कितना सरफेस एरिया बनेगा इस स्फीयर का, बिकॉज जो पावर यहाँ पर है वो पूरे स्फीयर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैल्यू बनेगा P डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। और ये रिलेशन हमारे लिए यूजफुल है, पावर पर यूनिट एरिया, यानी पावर कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। कोई भी बल्ब है या पॉइंट सोर्स आपको दिया है, तो r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग P डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। आई बात समझ? देखें, जैसे आपको बोला गया सन डिलीवर्स 10 पावर 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर टू अर्थ सरफेस, फाइंड टोटल पावर डिलीवर्ड एट अ ग्राउंड ऑफ डायमेंशन 10 क्रॉस 20। सन से लाइट आ रही है, अर्थ पर आपने ग्राउंड कंसीडर किया 10 बाई 20 मीटर का। सन से जो पावर आ रही है वो देखो आपको यूनिट क्या दिया है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेंसिटी को, पावर पर यूनिट एरिया। यानी अर्थ के सरफेस पर जो इंटेंसिटी रहेगा पर मीटर स्क्वायर पे 10 पावर 6 वॉट रहेगा, पर मीटर स्क्वायर पे 10 पावर 6 वॉट रहेगा। यानी इंटेंसिटी ड्यू टू सन ये हमें गिवन है 10 पावर 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ग्राउंड क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, ग्राउंड का डायमेंशन क्या गिवन है, 10 मीटर क्रॉस 20 मीटर। सो एरिया ऑफ द ग्राउंड 200 मीटर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिल जाएगा, टोटल पावर डिलीवर्ड। सो पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। इंटेंसिटी है 10 पावर 6, एरिया है 200 मीटर स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 200, रिजल्ट 2 इंटू 10 पावर 8 वॉट। ये आ गई टोटल पावर डिलीवर्ड टू द ग्राउंड।
ठीक बात, कोई डाउट? नेक्स्ट, अ बल्ब एमिट्स 100 watt पावर अराउंड इट, फाइंड इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द बल्ब। यानी आपको एक बल्ब दिया गया, बल्ब हम पॉइंट सोर्स कंसीडर करते हैं, तो आपने एक पॉइंट सोर्स यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये है बल्ब। इसकी पावर कितनी है? बल्ब की पावर आपको गिवन है 100 वॉट। अब आपसे पूछा गया कि 2 मीटर डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक इमेजिनरी स्फीयर बना लिया, क्योंकि अगर आपको बल्ब दिया है तो बल्ब ऑमनी डायरेक्शनल लाइट प्रोड्यूस करेगा, और ये जो स्फीयर आपने बनाया इसका रेडियस कितना है? 2 मीटर है। कोई डाउट? ठीक है, स्फीयर पे ही हमने एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया, और इस यूनिट एरिया पे क्या हम इंटेंसिटी बता सकते हैं, और इंटेंसिटी के साथ आपको और क्या कैलकुलेट करना है? ई नॉट कैलकुलेट करना है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है। तो आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कैसे करें? देखो, पावर पता है, डिस्टेंस पता है, ये जो स्फीयर आपने बनाया इसका सरफेस एरिया पता है, तो क्या सबसे पहले इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है? तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है पावर पर यूनिट एरिया से। तो पावर हमें दिया है 100, और एरिया कितना बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? 2, तो 2 स्क्वायर। वैल्यू क्या मिला? 100 बाय 16 पाई, 100 बाय 16 पाई। ध्यान से समझें, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें 25 बाय 4 पाई, 4 से कैंसिल आउट कर दिया, 25 इंटू 4 100 और 4 इंटू 4 16। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। तो 3.14 इंटू 4 करेंगे तो अप्रॉक्स कितना मिलेगा? 12.25 कि अप्रॉक्स ही आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। 3.1 इंटू 4 अगर आप कर रहे हैं तो वैल्यू आपको मिलेगा ऊपर 25 और नीचे अप्रॉक्स 12.5। कैलकुलेट करने पर आंसर रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 2। ठीक बात? तो इंटेंसिटी है 2 वोट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बेसिक इक्वेशन आप यूज करें कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी। कैलकुलेट क्या करना है? ई नॉट स्क्वायर, यानी ई नॉट हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से लिखा जा सकता है? 2 इंटू आई डिवाइड बाई सी एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट आप लिखोगे तो वैल्यू बनेगा 8.85 इंटू 10 पावर -12। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या हम 1/4 पाई के से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पावर 9, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना इजी होता है इसलिए आप ये कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप 8.85 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो आप बेसिक इक्वेशन भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो ई नॉट स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला ट्वाइस ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी है? 2 है। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8, और एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर क्या लिख दिया? 4 पाई के, और के का वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 पावर 9। क्लियर? कोई डाउट? देखो अब ध्यान से, ई नॉट स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और 3, इनको अप्रॉक्सीमेटली हम कट कर सकते हैं, तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है, तो ई नॉट स्क्वायर कितना मिला? ये 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 ऊपर है, 10 पावर 10, 8 नीचे है, तो बचेगा कितना? 10। ये वैल्यू आई। क्लियर? ये दोनों नंबर आ गए, तीनों नंबर आ गए, 10 पावर 8 ऊपर गया, 10 पावर 1 बचा। अब हमें कैलकुलेट करना है ई नॉट, तो इसका क्या लेना होगा? स्क्वायर रूट लेना होगा। अब स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो 4 इंटू 4, तो 4 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो वैल्यू क्या रहा? 4 इंटू 3 एंड रूट 10। तो रिजल्ट आ गया आपके पास ई नॉट इज इक्वल टू 12 रूट 10 एंड वैल्यू न्यूटन पर कूलम। ध्यान दें, न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने एप्सिलॉन नॉट को क्या पुट कर दिया? 1/4 पाई के, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझ चुके हैं, और के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 पुट कर दिया और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, नोट कर। नाउ
नेक्स्ट हमें देखना है मोमेंटम। सो EMW यानी EM वेव्स कैरीज मोमेंटम एंड एनर्जी। तो एनर्जी कंपोनेंट के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, तो उसके अकॉर्डिंग लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं h/p से, जहाँ पर h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, p मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बात, तो p यहाँ पे हम लिख सकते हैं h/λ से। तो ये पॉइंट हमें पता लगता है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कि जो p है वो h/λ के इक्वल होता है। ठीक बात, लेकिन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या पढ़ा है? फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेशन, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी आपने लिखा था f और वेवलेंथ आपने लिखा था ये c/λ की टर्म में। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। ठीक है, तो अगर एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो h × न्यू से रिप्रेजेंट होती है और sc/λ से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी मॉडर्न फिजिक्स में भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एनर्जी होती है वो h × फ्रीक्वेंसी या hc/λ से दी जा सकती है। ठीक बात, तो क्या यहाँ से हम h/λ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ से E का वैल्यू आ गया hc/λ और h/λ लिखा जा सकता है E/c। और E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को। इस बात का ध्यान रखना, E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को। और आपने एनर्जी को किस टर्म में लिखा है? U की टर्म में लिखा है, तो आप इसको U/c भी लिख सकते हैं, बिकॉज U भी आपका एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक बात, ध्यान रखना, केवल नोटेशन है। यहाँ पे E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर E में आपको डाउट है तो आप इसको U ही लिख लें, और U किसको रिप्रेजेंट करेगा? एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी h/λ का वैल्यू U/c है। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से जाएं जो डी ब्रॉगली ने दिया था कि P यानी मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। मोमेंटम हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो P का वैल्यू है वो h/λ के इक्वल है, जिसको आप U/c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिलेशन आपके पास क्या आ गया? मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय c, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन है जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज लेंगे कि P इज इक्वल टू U/c, वेयर P इज मोमेंटम एंड U इज एनर्जी, और C रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ लाइट को। क्लियर? तो ये रिलेशन हम ध्यान रखें, P इज इक्वल टू U/c। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिव्स राइज टू प्रेशर when they are reflected or absorbed at the surface of the body। यानी सरफेस आपके दो टाइप की हो सकती है, या तो हम दो ही टाइप की सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, या तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो जैसे ही सरफेस हमने मान लिया कि परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है, तो जो भी EM वेव इस पे जाएगी टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। सेकेंड, हम मान सकते हैं कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो जो भी EM वेव जा रही है वो इसके ऊपर ही चली जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट होके कोई भी पार्ट हमें नहीं मिलेगा। तो दो टाइप की सरफेस हो सकती है। एक पॉइंट और आप ये समझें कि जैसे आपने रिलेशन लिखा है P इज इक्वल टू U/c, और हम ये बोल भी रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके पास मोमेंटम होता है, और मोमेंटम अगर आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि जो मोमेंटम आप कैलकुलेट करते हैं वो पार्टिकल्स का ही कैलकुलेट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज पार्टिकल नेचर, तभी आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और P का वैल्यू किसके इक्वल मिल रहा है? U/c के इक्वल मिल रहा है। तो जो सन से लाइट आती है, UV रेज जो आती है, वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, लेकिन वो हमें लगती क्यों नहीं है? क्या रीज़न उसका? उसका रीज़न है स्पीड ऑफ लाइट का ज़्यादा होना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, जैसे अगर हमने मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है तो मोमेंटम का फॉर्मूला है U/c। अब हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो सन से लाइट आती है यानी जो यूवी रेज आती है वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमें लगता क्यों नहीं है, चुभता क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है कि C बहुत ज़्यादा है और C के ज़्यादा होने से मोमेंटम
कम हो जाएगा। दैट्स वाई जो सनलाइट आती है उसकी इंटेंसिटी हम फील नहीं कर पाते हैं। सो वी कैन नॉट, मतलब वी डू नॉट फील intensity of sunlight due to high value of c, because speed of light बहुत ज़्यादा है, और स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होने से मोमेंटम ऑब्वियस बात है कि कम हो जाएगा, तो एनर्जी होने पे भी आपको मोमेंटम फील नहीं कर पाए। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स gives rise to pressure when they are reflected or absorbed by the surface of the body। अब फर्स्ट सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं जो फुल्ली एब्जॉर्व कर रही है। फुल्ली अगर एब्जॉर्व कर रही है तो मोमेंटम हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी डिवाइड बाई सी से, P इज इक्वल टू यू बाई सी। ठीक। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। प्रेशर आपने PR से रिप्रेजेंट किया है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या मोमेंटम की टर्म में फोर्स लिखा जा सकता है? काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, NLM में, कि F dt इज इक्वल टू dp। पढ़ा या नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है, इंटीग्रेशन के साथ में पढ़ा है। F dt इज इक्वल टू dp, है ना? तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स को लिखा जा सकता है dp बाई dt। और p यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? p रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को। और F किसको रिप्रेजेंट करता है? F रिप्रेजेंट करता है एवरेज फोर्स को। यही रिलेशन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि F यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर, तो फोर्स को आपने रिप्रेजेंट कर दिया dp बाई dt, तो dp बाई t बाई a, या इसको p बाई a t भी लिखा जा सकता है। इस d को भी आप क्या कर दें? हटा दें, यानी मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम बाई एरिया। ठीक है। और मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? u बाई सी से लिख सकते हैं। तो मोमेंटम बन गया आपका u बाई सी ए टी। ठीक बात। और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू क्या बना यहाँ पर? I बाई सी बन गया। तो ये फॉर्मेट जैसा हमें डेटा दिया जाता है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यूज करें। जनरली फॉर्मेट क्या है? F बाई ए इज इक्वल टू I बाई सी। ये हम ध्यान रखें न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज जो भी फॉर्मेट आपको दिया, मोमेंटम दिया हो, एनर्जी दिया हो, इंटेंसिटी दिया हो, एरिया दिया है, टाइम दिया है, फोर्स दिया है, सबको रिलेट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। ये इक्वेशन कब अप्लाई होगा? जब सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। EM वेव्स जो एक बार सरफेस पे गिर गया वापस बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पूरी की पूरी किसने एब्जॉर्व कर ली? सरफेस ने एब्जॉर्व कर ली। सेकेंड कंडीशन क्या बन सकती है? सेकेंड कंडीशन बन सकती है कि सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टेड, मतलब टकराने के बाद वापस आ गई, और मोमेंटम का वैल्यू डबल हो जाएगा। ध्यान दें, तो जो मोमेंटम आपको मिलेगा अब वो मिलेगा ट्वाइस ऑफ u बाई सी। मोमेंटम कैसा मिलेगा? ट्वाइस ऑफ u बाई सी। ध्यान दें, कैलकुलेट करना है प्रेशर, तो प्रेशर बनता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कितना मिलेगा? मोमेंटम हो गया डबल। मोमेंटम का वैल्यू वही P लिखोगे ना, तो P लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी? P बाई टी ए। लेकिन मोमेंटम डबल हो गया। डबल होने का मतलब यहाँ पर आएगा 2u बाई सी, तो 2u बाई सी टी ए, और u बाई टी ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटेंसिटी को। तो वैल्यू क्या बन गई? 2I बाई सी बन गई। तो ध्यान देना कि अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो मोमेंटम आता है u बाई सी, प्रेशर आता है I बाई सी। लेकिन अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मोमेंटम आता है ट्वाइस ऑफ u बाई सी और प्रेशर ट्वाइस ऑफ I बाई सी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सरफेस का ध्यान रखा जाए। ठीक है। देखें, लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स इंटेंसिटी को देने का ही तरीका है। किसी न्यूमेरिकल में अगर एनर्जी फ्लक्स लिखा है तो वो इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। आप यूनिट देख सकते हैं, यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? इंटेंसिटी का यूनिट है। ठीक है ना। तो लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स यानी इंटेंसिटी इज 25 इंटू 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर falls on a perfectly reflecting surface। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रही है नॉर्मली, यानी बिल्कुल इस तरीके से।
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, है ना। इफ सरफेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। अब सरफेस कैसी है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एवरेज फोर्स कैसे सोल्व होगा, F बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I बाई सी, इसमें कोई डाउट, यही फॉर्मूला अभी आपने देखा है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ I बाई सी। यूज कर लें, वैल्यू सारी दी है, पुट कर दें। तो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो फोर्स का फॉर्मेट बन जाएगा ट्वाइस IA बाई सी, सभी का वैल्यू पुट करें। इंटेंसिटी 25 इंटू 10 पावर 4, एरिया है 15 इंटू 10 पावर माइनस 4, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ सी 3 इंटू 10 पावर 8। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखें, 10 पावर माइनस 4 इन प्लस 4 कैंसिल आउट, 3 और 15, तो ये हमें मिल जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। और 2 इंटू 25 ये रिप्रेजेंट करेगा 50 को, तो 50 इंटू 5 250, क्लियर, डिवाइड बाय 10 पावर 8। कोई डाउट, इंटेंसिटी आपने लिख दिया 25 इंटू 10 पावर 4, एरिया आपने लिख दिया 15 इंटू 10 पावर माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, 15 बाई 3 5 रिप्रेजेंट करेगा, 25 इंटू 2 50 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 250 इंटू 5 250 डिवाइड बाई 10 पावर 8। तो फोर्स हमें कितना मिल गया, वैल्यू ऑफ फोर्स रहा 250 इंटू 10 पावर माइनस 8 न्यूटन। ये फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। सरफेस कैसा था, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो डबल आना चाहिए था, इसलिए आपने यहाँ पे 2 का फैक्टर भी यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन डिलीवर्स 10 पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी टू द अर्थ सरफेस, फाइंड नंबर 1 टोटल पावर डिलीवर्ड टू द रूफ, सेकेंड रेडिएशन फोर्स ऑन द रूफ, थर्ड सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द रूफ। पहली बात यह कि अगर आपको रूफ के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि रूफ के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो डिफॉल्ट केस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। इंटेंसिटी कितना दिया है, 10 पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को बोला गया, पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट करना है तो पावर सोल्व होता है इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया से। इंटेंसिटी कितना है, 10 पावर 3, और रूफ का डायमेंशन क्या गिवन है, 8 मीटर इंटू 20 मीटर, तो सरफेस एरिया कितना बनेगा, 8 इंटू 20, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 20, रिजल्ट क्या रहा 16 इंटू 10 पावर 4, पावर तो यूनिट वॉट। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया 16 इंटू 10 पावर 4 वॉट। सेकेंड, आपसे पूछा गया रेडिएशन फोर्स ऑन द रूफ, तो रेडिएशन फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो फोर्स मिलेगा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू I बाई सी से, इसमें कोई डाउट, तो फोर्स इज इक्वल टू IA बाई सी। क्या ये वैल्यूज हमें गिवन है, देखें इंटेंसिटी कितना है 10 पावर 3, एरिया कितना है 8 इंटू 20, यूज करें इंटेंसिटी 10 पावर 3, एरिया 8 इंटू 20, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8। तो फोर्स कितना मिला, ये नंबर्स मिलेंगे आपको 16 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 4 माइनस 8 यानी 10 पावर माइनस 4। तो फोर्स आ गया 5.33 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन, फोर्स आ गया। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द रूफ पर 100 सेकेंड, यानी हर 100 सेकेंड में कितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी रूफ पर। कैसे सॉल्व करें, देखो ध्यान से, एनर्जी और इंटेंसिटी को कैसे रिलेट कर सकते हैं। एनर्जी और इंटेंसिटी रिलेट की जा सकती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये बात समझ में आई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्लियर। तो क्या इंटेंसिटी हमें पता है, हमें क्या सॉल्व करना है, एनर्जी। सो एनर्जी इज इक्वल टू I इंटू A इंटू T,
क्लियर? तो U इज इक्वल टू इंटेंसिटी कितना है? इंटेंसिटी है आपके पास 10 पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी आपने पुट किया 10 पावर 3 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हमें यहां पर ये एरिया रखना पड़ेगा? बिकॉज हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? एनर्जी सॉल्व कर रहे हैं। एनर्जी किसकी सॉल्व कर रहे हैं? एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द रूफ पर 100 सेकेंड। तो पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे तो इंटेंसिटी आ गया। अब रूफ का टोटल डायमेंशन कितना है? 8 इंटू 20, तो हमें यूज करना पड़ेगा। तो यूज करें 8 इंटू 20 कितने टाइम में? 100 सेकेंड्स में। तो U इज इक्वल टू 8 इंटू 20 यानी 16, 1 पावर 0, 2, 3 और 10 पावर 3। तो 16 इंटू 10 पावर 6 एनर्जी का यूनिट जूल। जो इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करते हैं वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम करते हैं, ठीक है ना? तो अगर आपको टोटल एरिया दिया गया है, टाइम भी ज़्यादा दिया गया है, तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिजल्ट हमें मिल जाएगा 16 इंटू 10 पावर 6 जूल। नोट करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन आप समझें, हम इंटेंसिटी सोल्व कर चुके हैं, है ना? और इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वो पॉइंटिंग वेक्टर है। डेफिनेशन आप समझो, समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, ध्यान से सुनना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नहीं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो इंटेंसिटी है। क्या दिया गया हमको दिया गया डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, यानी एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में? अब एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो भी होगा। तो इंटेंसिटी था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम along the direction of wave. Along the direction of wave propagation is known as pointing vector. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इंटेंसिटी आप सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो एनर्जी फ्लो आपके along the direction of propagation of electromagnetic wave होगा, ठीक बात? तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम along the direction of wave propagation is known as pointing vector, also known as vector form of intensity. यानी इंटेंसिटी को वेक्टर, इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला बनता है एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट। ई क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। एन कैप आपने कैलकुलेट किया था, एन कैप का वैल्यू बना था ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एस वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और बनता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू कितना है, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर कैसे सॉल्व करें? यानी E और B की वैल्यूज़ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन आपके पास होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू आ रही है आप सीधे मल्टीप्लाई करें। मानो अगर आपको ये E की टर्म में ही लिखना है तो E को क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू बी सी होता है रिलेशन, E इज इक्वल टू बी सी। तो B को क्या लिखा जा सकता है? E बाई सी। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? E स्क्वायर बाई सी म्यू नॉट, या अगर मैं E को इन टर्म्स ऑफ बी सी लिखूं तो वैल्यू क्या बन जाएगा? B स्क्वायर बाई सी बाई म्यू नॉट। ये आ गए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। मान लीजिए आपसे पूछा गया एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज। नाउ हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो S का एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के एवरेज से, ठीक है? तो वैल्यू यहाँ पे बनेगा ई बी बाय म्यू नॉट और इसका हमें एवरेज लेना है।
अगेन E का इक्वेशन आपको पता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और B का इक्वेशन भी हमें नॉन है, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और हम दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? बाय यूजिंग B मल्टीप्लाई बाय C, E इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C। तो यहाँ पर अगर हम E को B मल्टीप्लाई बाय C लिखें तो वैल्यू क्या बनेगा? वैल्यू बनेगा B स्क्वायर C बाय म्यू नॉट, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ अगर E लिखना चाहें तो वैल्यू क्या बनेगा? इन टर्म्स ऑफ E अगर हम लिखें तो वैल्यू बनेगा E स्क्वायर बाय C म्यू नॉट। और हमें क्या करना है? एवरेज कैलकुलेट करना है। तो अगर हम E के एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं तो E स्क्वायर बाई C म्यू नॉट, ठीक है। और E के एक्सप्रेशन को अगर हम कंसीडर करें तो E स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाय C म्यू नॉट, और इसका हमें क्या लेना है? एवरेज लेना है, ठीक है। तो E नॉट स्क्वायर बाई C म्यू नॉट, ये तो वैल्यू हो गया कांस्टेंट, और साइन स्क्वायर का एवरेज कितना? साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2। तो ध्यान दें, अगर आप B वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो B स्क्वायर C बाय म्यू नॉट और उसका एवरेज, सो एवरेज ऑफ B नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइड बाय म्यू नॉट, इसका हमें एवरेज लेना है। तो B नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट ये तो रहेगा कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई बाय C भी है, C हियर, सो मल्टीप्लाई बाय C एंड एवरेज। सो B स्क्वायर C, B नॉट स्क्वायर C बाय म्यू नॉट, तो ये वैल्यू तो हमें मिलेगा कांस्टेंट, एंड साइन स्क्वायर का एवरेज वो बनता है 1/2। तो ध्यान दें, एवरेज अगर हमें पॉइंटिंग वेक्टर का कैलकुलेट करना है तो वैल्यू बनेगा E नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट C या B नॉट स्क्वायर C बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। क्लियर? नोट करें। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जितना भी पार्ट हमारे पास बचा है, थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो डिफरेंट पार्ट में आती है, जैसे एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, यूवी रेज, ठीक है। अब इन सब की अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, इन सब का एप्लीकेशन भी डिफरेंट है और प्रोड्यूस करने का तरीका वो भी डिफरेंट है, ठीक बात। तो फर्स्ट आता है आपके पास रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। अब रेडियो वेव जो आप टीवी और मोबाइल का टीवी एंड रेडियो कम्युनिकेशन में जो यूज़ करते हैं, जैसे आपके मोबाइल में जो रेडियो है, तो रेडियो की जो रेंज रहती है, एफएम की जो रेंज रहती है वो 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज वो मिलेगी। टीवी कम्युनिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ में आता है वो 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज आता है। और एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ये आपके रेडियो चैनल ही होते हैं, एएम और एफएम दोनों, ठीक है। तो जो एएम रेडिएट होता है वो 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज तक रेडिएट होता है, ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है। यूज़ क्या है? रेडियो वेव्स यूज्ड इन टीवी एंड रेडियो कम्युनिकेशन। इसी तरीके से हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10 पावर 9 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ट्ज है, ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज। 10 पावर 9 टू 10 पावर 11 हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली ये फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा। क्या स्पेसिफिकेशन है? दे आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, क्योंकि रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी आ रही थी अपने 1000 मेगाहर्ट्ज। 1000 मेगाहर्ट्ज का मतलब 10 पावर 9 हर्ट्ज पे चला गया, ठीक बात। तो ये यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 पावर 9 से 10 पावर 11, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है कि वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन क्या है? F इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया? शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, यानी वेवलेंथ रेडियो वेव से थोड़ी सी कम है, ठीक बात। सुटेबल फॉर रेडार कम्युनिकेशन एंड एयरक्राफ्ट नेविगेशन, यानी रडार कम्युनिकेशन और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। और माइक्रोवेव का जनरली सभी के लगभग सभी के घरों में यूज़ भी होता है माइक्रोवेव ओवन में।
माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो जो माइक्रोवेव की एनर्जी है वो कंप्लीटली ट्रांसफर की जा सकती है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और वाटर मॉलिक्यूल्स के पास अगर एनर्जी आएगी तो वो टेम्परेचर होगा और इस तरीके से हमारा जो फूड है वो कुक हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज मैच्ड विद रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव इज ट्रांसफर्ड टू वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी किस फॉर्म में जाती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाती है, और ऐसा करने से टेम्परेचर राइज होता है वाटर का, और जो फूड है वो कुक हो जाता है। ठीक बात। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 3 × 10⁻11 to 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है हॉट बॉडीज से एंड मॉलिक्यूल से, यानी कोई भी बॉडी जो हॉट हो और मॉलिक्यूल है जो हॉट है, गर्म, तो उनसे ये इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। जैसे अगर हमारी थर्मल स्कैनिंग की जाती है तो अगर आप नाइट में देखे जाए तो आपका जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो येलो दिखेगा, और ज़्यादा है तो रेड दिखेगा, जहाँ टेम्परेचर कम है वो ब्लू दिखेगा। आपने देखे होंगे IR डिटेक्टर्स, कभी अगर आप टीवी वगैरह देख रहे हैं डिस्कवरी चैनल, तो वहाँ पे IR डिटेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट करता है। अब इंफ्रारेड रेज कहाँ से निकलती हैं? हॉट बॉडीज से निकलती हैं। जितनी ज़्यादा हॉट होंगी, जितनी ज़्यादा गर्म बॉडी होगी, उतना ही कलर इंफ्रारेड में आपको रेड दिखता है। अगर कूल है, ठंडा है, तो वो ब्लू में दिखता है। ठीक बात। तो प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, ऑल्सो रेफर्ड एज हीट वेव। इनको हीट वेव से भी रेफर्ड किया जाता है। ठीक है, यूज क्या है? IR डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट एंड मिलिट्री पर्पस। सैटेलाइट एंड मिलिट्री पर्पस में इनका यूज किया जाता है। मिलिट्री पर्पस में सेम यूज है कि कोई मिलिटेंट कहाँ पे खड़ा है या जो एनिमी पार्टी है वो किधर खड़ी है, तो वो आप IR डिटेक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसकी जो बॉडी है वो हॉट बॉडी होगी, वो हॉट बॉडी होगी तो फिर रेडिएशन वहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक बात। नेक्स्ट, टीवी और AC के जो रिमोट होते हैं वो भी आपके IR रेस को ही एमिट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई जो होती है वो केवल विजिबल रेंज को डिटेक्ट कर पाती है, लेकिन जो स्नेक है वो IR रेस को भी डिटेक्ट कर सकता है। IR रेस को भी डिटेक्ट कर सकता है, ध्यान रखना। स्नेक आई कैन डिटेक्ट IR रेस। नेक्स्ट आता है विजिबल रेस। विजिबल रेज जिसके कारण हमें दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, दिस इज द ओनली स्पेक्ट्रम, दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। यानी ह्यूमन आई जो पार्ट डिटेक्ट कर सकती है फ्रीक्वेंसी रेंज वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज ही होता है। ठीक, कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं, जिसको आप विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ 7 × 10⁻14 एंड रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है 4 × 10⁻14। सॉरी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है 4 × 10⁻14, और फ्रीक्वेंसी कम होने से इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। यानी जो वेवलेंथ की टर्म में अगर हम बात करें तो जो विबग्योर यानी जो विजिबल रेंज है आपका वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक स्प्रेड होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वॉलेट कलर की। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो फ्रीक्वेंसी रिजल्ट रिवर्स आ जाता है, बिकॉज F इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। क्लियर। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 8 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻16 हर्ट्ज होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करती हैं वेरी हॉट बॉडीज और स्पेशल लैम्प्स। वेरी हॉट बॉडी जैसे सन से जो लाइट आती है वो आपके अल्ट्रावायलेट रेज होता है। UV रेज प्रोड्यूस्ड बाय सन। ठीक है, क्योंकि सन जो है वो वेरी हॉट बॉडी है। तो कुछ स्पेशल लेंस भी हैं जो लैब में आपके बनाए गए हैं जो UV रेज को प्रोड्यूस करते हैं। आगे पढ़ें। UV रेज जो आती है वो हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, तो उसको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज बॉडी के ऊपर टैनिंग हो जाता है। तो जो सिंपल ग्लास होता है वो UV रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो UV रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अर्थ को जो एक प्रोटेक्शन लेयर दिया गया है वो ओजोन लेयर की फॉर्म में दिया गया है कि जो UV रेज प्रोड्यूस्ड बाय सन इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है? अप्रोक्स 40 to 50 किलोमीटर की हाइट पर स्प्रेड है।
तो वो सन से आने वाली यूवी रेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और अर्थ तक बहुत कम यूवी रेस पहुंच पाती है, ठीक है ना। तो यूवी रेज आर एब्जॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास से भी आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड यूवी लैम्प्स जो आपने लैब में फॉर्म करे थे, यूवी लैम्प्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर में यूवी रेज का यूज होता है जर्म्स को किल करने के लिए। फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा 8 × 10⁻14 to 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। नेक्स्ट इज एक्सरे। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻17 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻19 हर्ट्ज है, ठीक है। प्रोड्यूस कैसे होता है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम मेटल टारगेट पे बॉम्बार्ड करते हैं तो एक्सरे जनरेट होता है, जिसको आप पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, एक्सरे आपको सब पता है कि अगर किसी का बोन क्रैक हो जाता है तो फिर एक्सरे कराया जाता है। इसका मतलब मेडिसिन में इसका यूज़ आता है एज अ डायग्नोस्टिक टूल। और कहाँ यूज़ है, ये कैंसर, सम टाइप्स ऑफ कैंसर को भी हील करने में काम में आता है, बिकॉज एक्सरे जो होती है, एक्सरे की प्रॉपर्टी है कि वो लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकती है। तो सम टाइप्स ऑफ कैंसर को यूज़ करने की, क्योर करने के लिए भी हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, जो एक्सरे आप जनरल लेते हैं, और कैंसर क्योर करने में भी एक्सरे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास गामा रेज। गामा रेज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁻18 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻22 हर्ट्ज है। इसका भी जो यूज़ है वो कैंसर को क्योर करने में किया जाता है, ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। एंड गामा रेज को भी आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में एक पूरा यूनिट आता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, वापस आप इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये गामा रेज आपको पढ़ाई जाती है कि प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर प्रोड्यूस होता है, एंड आल्सो एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जो कि गामा रेज को प्रोड्यूस करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 3 × 10⁻18 टू 3 × 10⁻22, आल्सो यूज्ड टू क्योर कैंसर सेल्स। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज पर आ सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से जनरेट हो रहा है इस पर आ सकते हैं। यहाँ पर हमारा EMW फिनिश होता है। थैंक यू।